बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। ये दूसरा हिस्सा है उस इशू का जो मैंने आपके सामने रखा था कि ग्लोबल गवर्नमेंट का एक कॉन्सेप्ट बड़ी तेजी से पूरी दुनिया में मकबूल हो रहा है। बहुत सारे राइटर्स हैं जो उसके ऊपर काम कर रहे हैं, फिलोसफर्स हैं जो उसके ऊपर काम कर रहे हैं, साइंटिस्ट हैं जो इसको मसले का हल समझते हैं, और बहुत सारे दुनिया के जो लीडर्स हैं वो ये फैसला कर चुके हैं कि एक ग्लोबल गवर्नमेंट बनाई जाए, यानी पूरी दुनिया पे हुकूमत करने वाले चंद लोग हों, वो एक ख़ास जगह से बैठकर पूरी दुनिया के निज़ाम को कंट्रोल करें, जिसमें मईशत का निज़ाम है, जिसमें उनके हथियारों का निज़ाम है, जिसमें उनके गवर्नेंस का निज़ाम है, जिसमें उनकी कमज़ोरियों और कोताहियों को कंट्रोल कैसे करना है, ये सारी चीज़ें हैं। मैंने आपको बताया था कि यहूदी इसको इस तरह से करना चाह रहे हैं, और उसके लिए वो 10 खतरनाक हथियार जो उनके पास हैं उनको वो इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा आपको याद दिला दूं कि वो 10 चीज़ें कौन सी हैं एक एक लाइन में, ताकि आपको याद रहे कि वो 10 कौन से खतरनाक हथियार हैं जिनको इस्तेमाल किया जा रहा है कि इस पूरी दुनिया को एक मुल्क में तब्दील किया जाए या एक रियासत में तब्दील किया जाए। होंगे तो ये हिस्सों में अलग अलग बरे आजम, अलग अलग रियासतें, ये वैसे ही होगा, लेकिन इन सब के ऊपर एक हुकूमत बनेगी और उन तमाम मुल्कों की हुकूमतें उस एक हुकूमत के अंडर आ जाएंगी, उसके ज़ेरे तसल्लुत आ जाएंगी। तो ये है जो मिशन है वो ये है, और इसके ऊपर यहूदी काम कर रहे हैं, फ्री मेसन्स काम कर रहे हैं, ईसाइयों का एक बहुत बड़ा तबका है जो यहूदियों को सपोर्ट करता है वो काम कर रहे हैं, और ईवल फोर्सेस यानी शैतानी कुव्वतों की पूजा करने वाले लोग वो भी इसके ऊपर उनकी मदद कर रहे हैं। जो 10 चीज़ें यहूदियों के पास है, एक बैंकिंग का निज़ाम है जिसके जरिए से वो दुनिया के मालियाती इदारों को कंट्रोल करते हैं, आलमी मालियाती इदारों का एक सिस्टम है जिससे वो दुनिया के मुल्कों की मईशत को कंट्रोल करते हैं। तीसरा जो है वो बैनुल अक़वामी कंपनियों का यानी मल्टीनेशनल कंपनियों का एक निज़ाम है जिससे वो दुनिया को अपने शिकंजे में ले रहे हैं। चौथा, तालीमी निज़ाम पे वो कंट्रोल कर रहे हैं। पांचवा, मादियत परस्ती का फैलाव यानी मटीरियलिज्म, लोगों को मादियत परस्ती पे लगा रहे हैं, रूहानियत से दूर ले जा रहे हैं। छठा, दहरियों की जो सोच है, एथिस्ट जो होते हैं, उसको प्रमोट कर रहे हैं। सातवां, जो आसाबी दबाव और शिकस्त खोरदा ज़हनियत है उसका शिकार कर रहे हैं उन तमाम मुल्कों को या वहां के रहने वाले लोगों को जो इनके इस मिशन की मुखालफत कर सकते हैं। आठवां यह है कि कौमियत का कॉन्सेप्ट खास तौर पे मुसलमानों में ख़त्म कर रहे हैं। मुसलमान दुनिया में कहीं भी होता है वो एक कौम का हिस्सा होता है, लेकिन अब ये उनको नई डेफिनेशन दे रहे हैं कि पाकिस्तानी कौम अलग है, इंडियन के मुसलमान वो अलग है, जो यूरोप के अंदर रहते हैं वो अलग है, अरब मुसलमान अलग है, ईरानी अलग है, इराकी अलग है, मिस्री अलग है, शामी अलग है, लिबिया का अलग। तो ये मुसलमानों को एक कौम की बजाय मुख्तलिफ कौमियतों का कॉन्सेप्ट दे रहे हैं कि जोग्राफियाई हुदूद के अंदर बंद कर रहे हैं। नौवां, जंगों और मौसमियाती तब्दीलियों से खौफजदा कर रहे हैं कि एटमी जंग हो जाएगी, ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी, इसको हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। और 10वां और आखिरी हथियार जो इनका मेरे मुताबिक है वो इनका प्रोपेगेंडे का हथियार है, जिसमें ये आलमी मीडिया को इस्तेमाल करके जिसको मर्जी बुरा बना देते हैं, जिसको मर्जी अच्छा बना देते हैं। और बहुत सारे राइटर्स मैंने आपको बताया था पिछले उसमें कि कब से कब तक ये मामला चलता रहा और इस वक्त क्या चल रहा है। अब इस निज़ाम के खिलाफ भी एक फोर्स खड़ी हो रही है, दुनिया एक नई सिमत में बढ़ रही है। अगर आप समझें तो थोड़ा सा गौर कीजिएगा, मैं आपको 2-3 चीजें बताता हूं। तैयब उर्दगान, उनके खिलाफ एक मार्शल लॉ लगाने की कोशिश की गई, लोगों ने रेजिस्ट किया और ताकत के साथ कुचल दिया फौजी बगावत को। वो इस वक्त नए कवानीन के बाद और 2023 के बाद खास तौर पे तुर्की में कितने मजबूत और ताकतवर हैं उसका आप अंदाजा कर सकते हैं। ये अब मैं मुखालिफ कुव्वतों की बात कर रहा हूं। चीन में जो सदर की मुद्दत मुलाजमत की हद है, एक सदर होता है चीन का, उसकी जो मुद्दत मुलाजमत है उसकी पहले एक हद मुकर्रर थी, उस हद को खत्म कर दिया गया है। यानी अब वो गैर मुअय्यना मुद्दत तक मौजूदा सदर चीन के सदर रह सकते हैं। रूसी सदर भी 2024 से आगे मजीद, यानी ये 2 मरतबा सदर बन चुके हैं, 2024 के बाद इनकी जब टर्म खत्म होगी, इलेक्शन होगा, मजीद 2 मुद्दतों के लिए ये मुंतखब हो सकते हैं। ये एक बड़ा तगड़ा हथियार है उनके पास। यानी आप ये देखें कि अगला एक लंबा अरसा जब दुनिया तब्दील हो रही होगी तो रूस के पास अपना वही सदर होगा जो इस वक्त मौजूद है, और वो सदर कैसी पॉलिसीज को लेके चल रहा है,
और किस तरीके से इन ताकतों को और इन साजिशों के सामने वो अपने आप को खड़ा कर रहा है, ये आपके सामने है। नरेंद्र मोदी ने एक नए किस्म का भारत मुतारिफ करवाया है, लेकिन आज भी उनका भारत कंफ्यूज है। एक तरफ तो वो आरएसएस जैसी एक मजहबी कट्टर जमात को लेकर आए हैं, जो अपने अलावा किसी और को ना इंसान समझते हैं, ना किसी और को किसी काबिल समझते हैं, नाजियों जैसा उनका रवैया है। तो दूसरी तरफ वो आलमी ताकतों के आलाकार के तौर पर भी काम कर रहा है। तो यहां एक कंफ्यूजन है। पाकिस्तान में अगर आप देखें तो स्टेबिलिटी लाने की लगातार कोशिश की जा रही है, जिसमें पाकिस्तान कामयाब नहीं हो रहा। लेकिन आप गौर करें कि पाकिस्तान के वो तमाम पॉलिटिकल एलीट, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि यहां पे मुनासिब नहीं है, इंटरनेशनल एक सिनेरियो की बात कर रहे हैं, वो तमाम पॉलिटिकल एलीट जिसके मफादात वेस्ट के मफादात के साथ मिलते थे, जिनके मफादात मगरबी ममालिक के मफादात के साथ जुड़े हुए थे, वो सारी की सारी पॉलिटिकल एलीट सियासी मंजरनामे से कमजोर हो रही है, बात सूरतों में गायब हो रही है, या उनको रिव्यू करना पड़ेगा। तो एक तरफ तो वो लोग हैं, ईसाइयों के वो ममालिक या यहूदियों के वो आलाकार और उनके वो साथी या फ्री मेसन्स, ये वो लोग हैं जो ये चाहते हैं कि दुनिया में एक सिंगल हुकूमत बन जाए। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो इनके सपोर्टर्स हैं, चाहे वो अरब ममालिक में है, चाहे वो यूरोपीय यूनियन में है, चाहे बाकी जगहों पे है। और तीसरी तरफ खड़ी है मुख्तलिफ कुव्वतें, जिनमें खास तौर पे एशिया है। ये दुनिया का सबसे बड़ा बरे आजम है और सबसे ज्यादा मुजावमत जो है वो यहीं से होगी। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पेशन गोई है उसके मुताबिक यहीं से वो आखिरी लश्कर निकलेगा जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर उनकी क़यादत में मुसलमानों के लिए आखिरी जंग लड़ेगा। तो ये वही खित्ता है अहादीस के मुताबिक। तो एशिया की इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ गई है। सेंट्रल एशियन ममालिक, अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की वापसी, उनका तगड़ा होना, ये उस वक्त में हो रहा है जिस वक्त दूसरी तरफ तैयारियां अपनी अरूज पे हैं। वो दजाली हुकूमत के क्याम के लिए या पूरी दुनिया में एक ग्लोबल गवर्नमेंट बनाने के लिए वो अपना एक प्लान ला चुके हैं, उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। वो वेस्ट बैंक को जब एनेक्स कर देंगे या जेरूशलम के ऊपर जब पूरी तरह से जम कर देंगे इजराइल में जेरूशलम को, तो फिर वो दुनिया भर को वहां से कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन पूरी दुनिया को वो कैसे कंट्रोल कर सकते हैं जब दुनिया में उनके इतने सारे मुखालिफ मौजूद हैं। जापान ये बात नहीं मानेगा, चाहे उसकी चीन के साथ मुखालफत हो, किसी के साथ भी हो, क्योंकि उसने इसका नतीजा देखा है। इन ताकतों की मुंह जोरी के नतीजे में उस पर 2 एटम बम गिरे थे, अभी 100 साल भी मुकम्मल नहीं हुए। तो जापान जैसा मुल्क, मलेशिया जैसा मुल्क, इंडोनेशिया जैसा मुल्क, चीन जैसा मुल्क, कोरिया जैसा मुल्क, रशिया जैसा मुल्क, सेंट्रल एशियन स्टेट्स, तुर्की, पाकिस्तान, ईरान, ये हैं वो रुकावटें जो इन आलमी ताकतों के सामने खड़ी हैं। और ये है वो नया इत्तेहाद जो इनका रास्ता रोकने की कोशिश करेगा। और रास्ता रोकने के लिए जरूरी है कि यहां पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो। एक तरफ तालिबान मुज़ाकरात करके आ रहे हैं, वापस अफगानिस्तान के सियासी धारे हैं। अगर वो वहां हुकूमत बनाते हैं तो वो अगले 20 साल तक उनको कोई नहीं हिला सकता, जिस तरह का उनका तर्ज हुकूमत है। ना वो करप्शन करते हैं, ना वो 2 नंबरी करते हैं, रूल ऑफ लॉ को वो लेकर आते हैं। जो लोग तालिबान की मुखालफत करते हैं वो बड़े आराम से ये कह देते हैं कि जी वो तो जुल्म बहुत करते थे, उन्होंने गोलियां मार दी थी लोगों को। तो मेरा उनसे एक सवाल है, आपने तालिबान को कितने 100 साल दिए कि वो अपने निजाम हुकूमत को टेस्ट कर सकें या उसको मनवा सके दुनिया के सामने? चंद साल। तो चंद सालों में तो जमहूरियत नहीं बनी थी। न्यूजीलैंड, इंग्लैंड या जितना भी आपका ये यूरोपियन कंट्रीज हैं, यहां जो जमहूरियत की हम मिसालें देते हैं, उनके पीछे कितना खून बहा है आपको याद नहीं है? निकालें फ्रांस की डिटेल पढ़ें, स्पेन की जंगों को पढ़ें, अमेरिका का रेवोल्यूशन आप पढ़ें, अमेरिका के अंदर जब जंगें चल रही थी, जब खाना जंगी वहां पे लगी हुई थी, उसको पढ़ें कि जब वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस के अंदर आ रहे थे या उस जमहूरियत को अडॉप्ट कर रहे थे जो आज उनके मुल्कों में है, तो उस जमहूरियत के आते आते उन्होंने कितनी जानें कुर्बान की थी।
कितना ज्यादा खून बहा था, कितने बेगुनाह लोग मारे गए थे और बेशुमार मारे गए थे। ऐसा तो नहीं हुआ कि आज जमहूरियत की किसी ने किताब लिख के दे दी कि जनाब ये जमहूरियत है, इसके ऊपर अमल करें, अमन ही अमन होगा, और दूसरे दिन से अमन हो गया। नहीं हुआ। उनको सैकड़ों साल दिए आपने, तब जाके उन्होंने उस निजाम को मनवाया है। तालिबान को आपने कितने साल दिए थे? हाँ, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर की आप मिसाल दीजिए कि चंद सालों के अंदर उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में जितना खित्ता उनके पास था उन्होंने कैसा जबरदस्त अमन कायम किया। उन मुसलमान हुक्मरानों की आप मिसाल दीजिए जिन्होंने इस्लामी कवानीन पे अमल किया और 5 साल के अंदर अंदर काया पलट के रख दी उन पूरे इलाकों की जहां पे वो इक्तदार में थे। तो ये जो वेस्टर्न प्रोपेगेंडा है ये भी एक हिस्सा के डेमोक्रेसी के अलावा कुछ नहीं चाहिए आपको। ये नहीं, मुझे काशिफ अब्बासी साहब बड़े भाइयों की तरह उन्होंने बड़ा अच्छा सवाल किया और उस वक्त क्योंकि और मेहमान बैठे थे तो जवाब देने का मौका नहीं मिला। उन्होंने कहा कि अब आप जाना चाहते हैं किन मुल्कों में घूमने के लिए जाना चाहते हैं? उन्हीं मुल्कों में जाना चाहते हैं जहां डेमोक्रेसी है, जहां जमहूरियत है, आजादी से घूमते हैं फिरते हैं, एंजॉय करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन क्या उनको ये आजादी एक दिन में मिल गई है या उनकी ये जमहूरियत एक दिन में पनप गई है? उसकी जमहूरियत को बनने में बेशुमार वक्त लगा है, बेशुमार खून बहा है, बेशुमार जुल्म हुआ है, तब जाके वो यहां तक पहुंचे हैं। इस सिस्टम को उन्होंने यहां तक पहुंचाया है। लेकिन एक सिस्टम हमारे पास भी है अल्लाह का दिया हुआ, या तालिबान ने जो सिस्टम इंप्लीमेंट किया था, तालिबान को हम 3 साल के अंदर जज कर लेते हैं तो बिल्कुल फारग थे, फजूल थे। पहले 3 साल इन जमहूरी रियासतों के निकाल के देखें, उससे ज्यादा खून बहा, उससे ज्यादा जुल्म हुआ। तो चीजों को जो है तासुब की ऐनक से ना देखें तो आपको पता चलता है। मैं बात करता अफगानियों की कि वहां पे तालिबान मजबूत हो रहे हैं, सेंट्रल एशियन कंट्रीज खड़ी हो रही हैं। तुर्की के अंदर तैयब अर्दोगान ने अपना लोहा मनवा लिया है। आया सूफिया के अंदर आजान हो जाना और फिर वहां पे नमाज शुरू हो जाना, ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। जिस आदमी ने न्यूजीलैंड में कत्लो गारतगिरी की थी, उस आदमी के जो एजेंडे थे उनमें से एक ये आया सूफिया का भी वो नाम लेता था। तो समझिए, जो जुनूनी लोग मुसलमानों पे हमला करते हैं यूरोप में, वो इस इमारत का नाम लेते थे। तो ये उन जुनूनियों को एक जवाब है तैयब अर्दोगान का, मुसलमानों का। तो उन्होंने एक मजबूत कदम उठाया, अपने आप को सॉलिड बना के पेश किया। दूसरी तरफ पाकिस्तान में ये कोशिशें कि मगरब के साथ ताल्लुकात रखने वाले या उनके आलाकार बनने वाले पॉलिटिकल लोगों को पसे पुष्ट ले जाना और चाइना की तरफ, रशिया की तरफ, तुर्की की तरफ, ईरान की तरफ और इन अरब ममालिक की तरफ यहां पे फोकस को बढ़ा देना, ये खुद एक बहुत बड़ी अचीवमेंट की तरफ हम बढ़ रहे हैं कि पाकिस्तान में भी मुमकिन तौर पर एक स्टेबिलिटी आ सकती है। अब ये नहीं होगा कि अमेरिका वहां से बैठ के यहां पे हुकूमत गिरा देगा। ये होता रहा है पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली। इसके बाद आप रशिया को देखिए, उनका सदर था हयात हो गया एक तरह से, चाइना का सदर भी तकरीबन था। दुनिया के ये ममालिक एक खास किस्म की आमरीत की तरफ बढ़ रहे हैं और अगर आप दूसरी तरफ देखें तो वो भी एक खास किस्म की आमरीत की तरफ बढ़ रहे हैं। वो सारे मिलकर एक मुश्तरका निजाम लाना चाहते हैं जिसपे वो दुनिया को कंट्रोल करें। तो उससे बदतरीन आमरीत कुछ नहीं हो सकती। अब ये नजरियात का क्लैश और इसके अंदर दोनों तरफ के लोग अपनी अपनी डंड बैठ के मार रहे हैं, अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं और ये क्लैश किसी भी वक्त जो है वो इसमें चिंगारी जो है ये आग भड़क सकती है। इसके अंदर से एक जंग जैसी कैफियत हो सकती है और अल्टीमेटली दुनिया को उस तरफ जाना है। लेकिन उसको कब तक अवॉइड किया जा सकता है और वो वक्त कब आएगा, इसके बारे में हम में से कोई नहीं जानता। वो अल्लाह रब्बुल इज्जत जानते हैं कि वो कब आएगा। लेकिन दोनों तरफ की जो तैयारियां हैं और जो चीजें हैं और जो धड़ेबंदी है और जो ग्रुप्स बन रहे हैं, वो चीजें मैंने आपके सामने रख दी। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज।